डियर स्कॉलर्स, मैं डॉक्टर जैदी आज मैं अपनी वीडियो लेक्चर में क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एक टॉपिक है ना, मेंडल्स लॉ को डिस्कस करूँगा। ठीक है, आज हम मेंडल्स लॉ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेंडल्स ने जेनेटिक्स लॉ को प्रपोज किया था। मेंडल्स ने हेरिडिटरी लॉ को एक मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। मेंडल चर्च में रहते थे। इनके विलेज का नाम था हीजेनडॉर्फ, HEINZEN और DORF। मेंडल एक विलेज में रहते थे और सिटी का नाम था बर्न सिटी, BRUNN, और कंट्री का नाम क्या था? ऑस्ट्रिया। ठीक है, कंट्री का नाम था ऑस्ट्रिया। मेंडल ने जेनेटिक्स लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। मेंडल ने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए पाइसम सेटाइवम को सेलेक्ट किया। इन्होंने पाइसम सेटाइवम को ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि पाइसम सेटाइवम को ईजिली कल्टीवेट कर सकते थे। पाइसम सेटाइवम को अर्थ पॉट में हम कल्टीवेट कर सकते हैं। प्लांट साइज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए सूटेबल है। प्लांट का जो साइज़ है वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए सूटेबल है। फ्लावर साइज़ भी है ना, फ्लावर साइज़ भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए सूटेबल है ना, क्योंकि इसका फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। तो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट करने के लिए एमेस्कुलेशन करते हैं। एमेस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ स्टेमन बिफोर मैच्योरेशन। तो एमेस्कुलेशन एक्सपेरिमेंट के लिए भी फ्लावर साइज सूटेबल है। इस प्लांट में कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर मिलते हैं। इस प्लांट में कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर पाए जाते हैं और प्लांट की लाइफ साइकिल 2 से 3 मंथ में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसलिए मेंडल ने पाइसम सेटाइवम को सेलेक्ट किया। ठीक है, मेंडल ने पाइसम सेटाइवम की है ना, वैसे तो कई वैरायटीज़ को स्टडी की थी, लेकिन एनसीईआरटी में 14 वैरायटीज़ हैं। तो मेंडल ने 14 वैरायटीज़ की स्टडी करके है ना मेंडेलियन जेनेटिक लॉ को प्रपोज किया था। मेंडल का जेनेटिक रिसर्च वर्क नेचर जर्नल में पब्लिश हुआ था। मेंडल का जेनेटिक रिसर्च वर्क है ना नेचर जर्नल में पब्लिश हुआ था और मेंडल ने जेनेटिक लॉ 19वीं सेंचुरी में प्रपोज किए थे। ये क्वेश्चन पहले आता था कि मेंडल ने है ना किस सेंचुरी में जेनेटिक लॉ प्रपोज किए थे? तो 19वीं सेंचुरी में जेनेटिक लॉ को प्रपोज किया था। मेंडल ने, जैसे हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि मेंडल ने 3 नियम दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन मेंडल ने सिर्फ 2 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये फर्स्ट जेनेटिक लॉ है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये सेकंड लॉ है। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये एक्सप्लेन करता है कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव है। ठीक है, तो मेंडल के सिर्फ 2 लॉ हैं। राइट, मेंडल के सिर्फ जेनेटिक 2 लॉ हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा कौन सा है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने 14 वैरायटीज़ पर वर्क किया था। तो मेंडल ने है ना जिन कैरेक्टर्स पे स्टडी की थी उन कैरेक्टर को मैं बोल रहा हूँ, अपने नोट कीजिएगा है ना। मेंडल ने 14 वैरायटीज़ हैं, ये वैरायटीज़ हो गई, 7 ये हैं और 7 ये हैं। और मेंडल ने 7 कैरेक्टर स्टडी की थी। मेंडल ने बताया था कि पेरेंट से कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में फैक्टर के थ्रू जाते हैं, क्योंकि मेंडल के टाइम तक डीएनए या जीन की खोज नहीं हुई थी।
मेंडल के टाइम तक डीएनए या जीन की खोज नहीं हुई थी। तो मेंडल ने फैक्टर कहा था कि फैक्टर कैरी द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, और बाद में ही इसी फैक्टर को जीन कहा गया है। ठीक है, तो मेंडल के कैरेक्टर कौन कौन से थे मेंडल ने स्टडी की थी? पहला क्या था? प्लांट लेंथ, मतलब प्लांट लेंथ, प्लांट का साइज है ना, टॉल या डार्फ है ना, टॉल हो सकता है या डार्फ हो सकता है। टॉल डोमिनेंट है, डार्फ रिसेसिव है, और इसका फैक्टर क्रोमोसोम नंबर 4 पे है। लेकिन मेंडल के टाइम पे क्रोमोसोम नहीं थे, है ना, ये बाद में ऐड किए गए हैं। तो प्लांट लेंथ, डोमिनेंट फैक्टर टॉल, रिसेसिव फैक्टर डार्फ। फ्लावर कलर, डोमिनेंट फैक्टर वायलेट, रिसेसिव फैक्टर वाइट। पॉड शेप, डोमिनेंट फैक्टर इन्फ्लेटेड पॉड, और रिसेसिव फैक्टर कंस्ट्रिक्टेड पॉड। ठीक है, पॉड कलर है ना, पॉड कलर में देखिए डोमिनेंट फैक्टर ग्रीन और रिसेसिव फैक्टर येलो। सीड शेप है ना, ये कैरेक्टर है, और ये क्या है? ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट क्या है? राउंड, रिसेसिव ट्रेट क्या है? रिंकल्ड। फ्लावर पोजीशन, डोमिनेंट ट्रेट क्या है? एक्सियल, और रिसेसिव ट्रेट क्या है? टर्मिनल। सीड कलर, डोमिनेंट ट्रेट येलो, रिसेसिव ट्रेट ग्रीन। अब देखिए यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट क्या है? ग्रीन है सीड कलर में, लेकिन पॉड कलर में देखें तो ग्रीन डोमिनेंट बन जाता है। ठीक है, तो ग्रीन एक जगह डोमिनेंट है, एक जगह रिसेसिव है। तो डोमिनेंट कहाँ पे है? पॉड कलर में, और रिसेसिव कहाँ है? सीड कलर में। याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, मेंडल को लिंकेज की नॉलेज नहीं थी, मेंडल को लिंकेज की नॉलेज नहीं थी। प्लांट लेंथ का फैक्टर 4th क्रोमोसोम्स के द्वारा कैरी होता है। फ्लावर कलर का फैक्टर 1st क्रोमोसोम्स के द्वारा कैरी होता है। पॉड शेप का फैक्टर 4th क्रोमोसोम्स के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। पॉड कलर का फैक्टर 5th क्रोमोसोम्स के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। सीड शेप का फैक्टर 7th क्रोमोसोम्स के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। फ्लावर पोजीशन का फैक्टर 4th क्रोमोसोम्स के द्वारा ट्रांसफ़र होता है, और सीड कलर का फैक्टर 1st क्रोमोसोम के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, 3 फैक्टर या 3 कैरेक्टर है ना 4th क्रोमोसोम्स के द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं। देखिए, प्लांट लेंथ, पॉड शेप और फ्लावर पोजीशन। 4th क्रोमोसोम्स के द्वारा 3 कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, 3 कैरेक्टर। और 1st क्रोमोसोम्स के द्वारा 2 कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, फ्लावर कलर और सीड कलर। मेंडल ने जो ये 7 कैरेक्टर स्टडी करी थी, इसमें से कितने कैरेक्टर ऐसे हैं जो कलर बेस्ड हैं? कितने कैरेक्टर ऐसे हैं जो कलर बेस्ड हैं? देखिए, सीड कलर, पॉड कलर और फ्लावर कलर, 3 कैरेक्टर कलर के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, और शेप के ऊपर कितने बेस्ड हैं? 2, पॉड शेप एंड सीड शेप, पॉड शेप एंड सीड शेप। ठीक है, मेंडल को लिंकेज की नॉलेज नहीं थी, है ना, इसको आप नोट कर लें, है ना, इसे आप नोट कर लीजिएगा। मेंडल के बाद मेंडल को रीडिस्कवर्ड किया गया। तो मेंडल को जो रीडिस्कवर्ड किया गया था उसमें 3 साइंटिस्ट थे। तो मेंडेलियन रीडिस्कवर्ड बाय कॉरेंस, ह्यूगो डी व्रीज एंड शेकमार्क। मेंडेलियन रीडिस्कवर्ड है ना, जो मेंडेलियन रीडिस्कवर्ड। तो मेंडेलियन पोस्टुलेट्स को रीडिस्कवर्ड किया गया था। किसने किया था? कॉरेंस ने, ह्यूगो डी व्रीज ने और शेकमार्क ने। कॉरेंस, ह्यूगो डी व्रीज एंड शेकमार्क। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। इसके लिए हम स्टडी करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की स्टडी करने से पहले होमोजाइगस, हाइब्रिड और एलील को मैं आपको समझाता हूँ।
अगर किसी भी प्लांट में या किसी भी एनिमल में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, है ना, अगर एलील होमोजाइगस कंडीशन में है, एलील दोनों एलील एक जैसे हैं, तो उसे होमोजाइगस कहते हैं। जैसे रेड फ्लावर है ये, और रेड फ्लावर के, है ना, दोनों फैक्टर मान लीजिए कैपिटल आर हैं, तो ये होमोजाइगस कहलाएगा। तो इसे हम होमोजाइगस कहेंगे। ये क्या कहलाएगा? होमोजाइगस। ठीक है। और जब ये हाइब्रिड होगा तो देखिए हाइब्रिड में क्या हो जाएगा? हाइब्रिड में देखिए मैं लिखते हैं जैसे हाइब्रिड रेड फ्लावर, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको मैं, हाइब्रिड रेड फ्लावर। अगर हाइब्रिड रेड फ्लावर है तो इसमें हम लिखेंगे आर और डब्ल्यू, ये हो गया हेट्रोजाइगस। इसे हम हाइब्रिड भी बोलते हैं और इसको हम हेट्रोजाइगस भी कहते हैं। होमोजाइगस को प्योर कहते हैं। प्योर स्पीशीज़ में केवल एक ही स्पीशीज़ के करैक्टर होते हैं, और हाइब्रिड में, है ना, दो स्पीशीज़ या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ के करैक्टर हो सकते हैं। ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस में फैक्टर सेम होते हैं आर, और इसमें देखिए क्या है? आर डब्ल्यू है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसे कहते हैं प्योर फॉर्म होमोजाइगस, ठीक है, इसे कहते हैं हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस। ठीक है। रेड फ्लावर होमोजाइगस है तो आर, रेड फ्लावर हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस है तो कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू होगा। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए वाइट फ्लावर है, वाइट फ्लावर, ठीक है, तो इसका अगर हम बनाते हैं सपोज करो डब्ल्यू डब्ल्यू, तो क्या हो गया? होमोजाइगस। ये होमोजाइगस कहलाएगा। तो हाइब्रिड किसे कहते हैं? हाइब्रिड में क्या होता है कि दो स्पीशीज़ के करैक्टर होते हैं, और होमोजाइगस में केवल एक ही स्पीशीज़ के करैक्टर होते हैं। ठीक है। फैक्टर उसे कहते हैं जो करैक्टर को कैरी करता है, उसे हम फैक्टर कहते हैं। हेरिडिटल करैक्टर उन्हें कहते हैं जो करैक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, उन्हें हम हेरिडिटल करैक्टर कहते हैं। दोज करैक्टर्स विच ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग कॉल्ड हेरिडिटल करैक्टर। जो करैक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं उनको हम हेरिडिटल करैक्टर कहते हैं। और करैक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में मेंडल के अकॉर्डिंग फैक्टर के द्वारा जाते हैं, लेकिन मॉडर्न थ्योरी के अनुसार डीएनए या जीन लेके जाते हैं। जीन कैरी करैक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है। गैमीट, गैमीट पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, और गैमीट में क्या होता है? डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होता है, और क्रोमोसोम में जीन होते हैं या क्रोमोसोम में फैक्टर होते हैं। ठीक है। तो गैमीट कैरी द जीन फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है। तो हेरिडिटल करैक्टर किसे कहते हैं? वो करैक्टर जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएं उसे हेरिडिटल करैक्टर कहते हैं। ठीक है। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम हेरिडिटल करैक्टर की इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटल करैक्टर इज कॉल्ड जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल हैं, और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बैटसन हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल हैं, और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बैटसन हैं। ओके, तो जेनेटिक्स समझ गया ना? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटल करैक्टर। और हेरिडिटल करैक्टर क्या है? दोज करैक्टर विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में करैक्टर कौन लेके जाता है? गैमीट लेके जाते हैं। गैमीट के अंदर क्या होता है? गैमीट के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जो करैक्टर को कैरी करता है, और डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स में। ठीक है। तो गैमीट कैरी द क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ डीएनए, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए विच डिटरमिन ए करैक्टर कॉल्ड जीन। और जीन की ऑर्डिनरी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। ठीक है। मेंडल्स लॉ को स्टडी करने के लिए समझिए कि मेंडल्स ने जीन को तो नहीं बताया था, मेंडल ने कहा था कि फैक्टर करैक्टर को कैरी करते हैं। एक डोमिनेंट फैक्टर होता है, एक रिसेसिव फैक्टर होता है। जब दोनों फैक्टर डोमिनेंट होते हैं तो होमोजाइगस कहलाता है, और जब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है तो उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है। क्योंकि मेंडल को जीन की नॉलेज नहीं थी, तब तक जीन डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। अब पहला लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है?
when a cross made between two contrast character, when a cross made between two contrast character, when a cross made between two contrast character, then ठीक है, phenotype of the F1 generation, phenotype of F1 generation represent the dominant factor, and hidden phenotype of the F1 generation, and hidden phenotype of the F1 generation will be recessive. जब हम किसी दो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराते हैं, जब हम किसी दो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराते हैं, तब F1 जनरेशन में डोमिनेंट फिनोटाइप उत्पन्न होता है, और जो हिडन फिनोटाइप होता है वो रिसेसिव होता है। वो क्या होता है? रिसेसिव होता है। इसको मैं डिस्कस करता हूँ डायग्राम बनाकर। देखिए, हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इधर देखिए, व्हेन ए क्रॉस मेड बिटवीन टू कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, रेड फ्लावर है, हमने रेड फ्लावर का क्रॉस कराया है, ठीक है, ये रेड फ्लावर है, ठीक है। इसका क्रॉस किससे करा रहे हैं हम? वाइट फ्लावर से करा रहे हैं, वाइट फ्लावर, ठीक है। जो वाइट फ्लावर से क्रॉस कराते हैं, है ना, देखिए ये फ्लावर कैसा है? वाइट, ठीक है, फ्लावर हो गया वाइट, ठीक। अब इसकी F1 जनरेशन आती है, F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन है। यहाँ पे रेड फ्लावर आता है। अगर यहाँ पे रेड फ्लावर आ रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये रेड फ्लावर डेवलप कर गया, है ना। इट मीन्स यहाँ पे डोमिनेंट फिनोटाइप कौन सा है? रेड। तो डोमिनेंट फिनोटाइप कौन सा हुआ? रेड। और जो हिडन फिनोटाइप है, वह हिडन फिनोटाइप कौन सा है यहाँ पे? वाइट। तो हिडन फिनोटाइप वो कौन सा है यहाँ पे? वाइट है। तो वाइट कैसा हो गया? रेसेसिव फैक्टर। तो ये कहलाएगा डोमिनेंट फिनोटाइप है, तो डोमिनेंट फैक्टर हो गया रेड, और वाइट हो गया ये रेसेसिव फैक्टर, ये कहलाएगा रेसेसिव फैक्टर, ठीक है। देखिए, जब हमने क्रॉस कराया था रेड फ्लावर का वाइट फ्लावर से, उस वक्त हमें नहीं पता था कि डोमिनेंट कौन सा है, रेसेसिव कौन सा है। जब यहाँ पे हाइब्रिड आया, F1 जनरेशन कैसी होती है? रेड फ्लावर ना, ये कैसी है? हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड रेड फ्लावर है, ठीक है। तो हाइब्रिड कंडीशन में जो फिनोटाइप आता है वो डोमिनेंट है। तो यहाँ पे डोमिनेंट फिनोटाइप कौन सा है? रेड, क्योंकि फ्लावर कैसा है? रेड है। और हिडन फिनोटाइप चूँकि यहाँ पे वाइट है, तो वो जो कैसा है? रेसेसिव है। ओके, ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर समझिए, हमने दो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर बीच में क्रॉस कराया। F1 जनरेशन हाइब्रिड होती है या हेट्रोजाइगस होती है। इसका जो भी कलर आता है, जो भी फिनोटाइप आता है, वो डोमिनेंट होगा। क्योंकि यहाँ पे रेड फिनोटाइप आया, तो रेड फिनोटाइप क्या हो गया? डोमिनेंट। तो रेड फ्लावर है ना, तो रेड क्या हो गया? डोमिनेंट फिनोटाइप। और हिडन फिनोटाइप कौन सा है? वाइट फ्लावर, तो ये हो गया रेसेसिव फैक्टर, ठीक है। ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, है ना। इट इज़ ए फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडेलियन, ठीक है। ये मेंडल का फर्स्ट लॉ है, मेंडल के जेनेटिक का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नोट कर लिया हमने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। देखिए, व्हेन ए क्रॉस मेड बिटवीन हाइब्रिड रेड फ्लावर, when a cross made between hybrid red flower, then dominant and recessive factor get segregate
एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन डोमिनेंट एंड रिसेसिव फैक्टर गेट सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन गैमीट कैरी आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव फैक्टर। गैमीट आर ऑलवेज प्योर। गैमीट कैरीज आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव फैक्टर। गैमीट आर ऑलवेज प्योर। ठीक है, इन नेक्स्ट जनरेशन phenotypic ratio will be 3:1। ठीक है, इन नेक्स्ट जनरेशन phenotypic ratio will be 3:1। अगली जनरेशन में phenotypic ratio 3:1 आता है और जीनोटाइपिक रेशियो आता है 1:2:1। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? 1:2:1। और नेक्स्ट जनरेशन में अगर हम देखें होमोजाइगस और हाइब्रिड का रेशियो 1:1 होता है। ठीक है, 1:1 आता है। ठीक है, तो स्टडी करते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, अब हम स्टडी कर रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं। ये मेंडल का फर्स्ट लॉ है, ये मेंडल का फर्स्ट जेनेटिक लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। ठीक है, व्हेन ए क्रॉस मेड बिटवीन hybrid, when a cross made between hybrid, then dominant and recessive factor get segregate at the time of gamete formation and each gamete carry either dominant or recessive factor. ठीक है, phenotypic ratio will be 3:1 and genotypic ratio 1:2:1। देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम हाइब्रिड रेड फ्लावर का क्रॉस हाइब्रिड है ना, रेड फ्लावर से ही कराते हैं। ठीक है, दोनों फ्लावर कैसे हैं? हेट्रोजाइगस हैं। हाइब्रिड रेड फ्लावर क्रॉस हाइब्रिड रेड फ्लावर से ही है। देखिए ये कैसा फ्लावर है? हाइब्रिड रेड। ये भी कैसा है? हाइब्रिड रेड। ठीक है, ये हाइब्रिड रेड है। ठीक है, और ये भी कैसा हाइब्रिड रेड है। जब हाइब्रिड रेड है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? RW। इसका जीनोटाइप क्या होगा? RW। ये हमने जीनोटाइप बनाया। ठीक है, ये क्या हो गया इसका? जीनोटाइप। अब इसमें होता है गैमीट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस। जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव फैक्टर गेट सेग्रीगेट। देखिए R अलग हो जाएगा, W अलग। ठीक है, ऐसे इसमें R अलग और W अलग। गैमीट कैरी आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव फैक्टर। ये क्या है? गैमीट है। ये गैमीट हमने बनाए। तो गैमीट कैसे हैं? प्योर हैं। अगर ये R गैमीट इस R गैमीट को ही फर्टिलाइज करता है तो ये R आएगा और फ्लावर कैसा होगा? ये रेड फ्लावर होगा। ये फ्लावर रेड होगा। ठीक है, अगर ये R इस W गैमीट को फर्टिलाइज करता है तब आएगा ये W और R। ठीक है, ये W इस R को फर्टिलाइज करता है तब आएगा ये R और W। ये दोनों कैसे हो गए? ये दोनों हाइब्रिड हो गए। ये हाइब्रिड हैं और इसी को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। इसको हम हेट्रोजाइगस भी बोलते हैं। तो हाइब्रिड रेड फ्लावर वही है। ये कैसे हो गया? हाइब्रिड रेड फ्लावर, रेड फ्लावर। ठीक है, तो दोनों फ्लावर कैसे हैं? ये हाइब्रिड भी हैं और रेड भी हैं। ठीक है,
अब हमने क्रॉस कराया ये W से मिला के, तो फ्लावर कैसा है ये वाइट फ्लावर आया, ठीक, वाइट फ्लावर आया। इसका जीनोटाइप क्या होगा? W, ठीक है। तो ये कैसा गया? वाइट, ये रेसेसिव है, ये हो गया रेसेसिव, और रेसेसिव ऑलवेज होमोजाइगस, रेसेसिव हमेशा होमोजाइगस होते हैं। डोमिनेंट में भी होमोजाइगस और हाइब्रिड, ये डोमिनेंट होमोजाइगस हैं और ये डोमिनेंट हाइब्रिड है, ठीक है। इसका हम फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं यहाँ पे, देखिए फिनोटाइपिक रेशियो, तो यहाँ पे देखिए 3 रेड हैं, तो 75% कैसे होगा? डोमिनेंट, और 25% में आ गया रेसेसिव, तो फिनोटाइपिक रेशियो हुआ 3:1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो ये कितना आता है? 1:2:1, 1 होमोजाइगस, 2 हाइब्रिड, और फिर 1 क्या है? ये होमोजाइगस है, तो 1:2:1। ये आप स्टडी कर रहे थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, ये किसकी थी? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, ठीक है। जब हम हाइब्रिड का क्रॉस कराते हैं तो हाइब्रिड प्लांट में या हेटेरोजाइगस प्लांट में डोमिनेंट रेसेसिव फैक्टर दोनों एक साथ रहते हैं और बहुत लंबे समय तक एक साथ रहते हैं, और इनमें सिर्फ डोमिनेंट फैक्टर ही है ना अपना फिनोटाइप एक्सप्रेस करता है, मतलब डोमिनेंट फिनोटाइप यहाँ पे एक्सपोज होता है, रेसेसिव फिनोटाइप सप्रेस्ड हो जाता है। गैमीट फॉर्मेशन के समय है ना ये डोमिनेंट रेसेसिव फैक्टर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और गैमीट कैरी आइदर डोमिनेंट फैक्टर आइदर रेसेसिव फैक्टर। गैमीट आर ऑलवेज प्योर, देखिए गैमीट प्योर है ये, ठीक है। अगर इनका क्रॉस कराते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में है ना, तो डोमिनेंट कितने होमोजाइगस रेड 1 आया, हाइब्रिड रेड 2 आए, होमोजाइगस वाइट 1 आया, तो रेशियो क्या हो जाएगा? जीनोटाइपिक 1:2:1। देखिए 1 है RW 2 हो गए और WW 1 हो गया। फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? 3 रेड हैं, 1 वाइट है, तो फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 3:1। फिनोटाइपिक रेशियो कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का रेशियो। जब मॉर्फोलॉजिकल रेशियो लेते हैं तो उससे हम कहते हैं फिनोटाइपिक, और जब हम फैक्टर या जीन का रेशियो लेते हैं तो उसे कहते हैं जीनोटाइपिक रेशियो, है ना। जैसे यहाँ पे क्या है? RR क्या है? फैक्टर है ना, है, तो ये कहलाएगा जीनोटाइपिक रेशियो। RW WW कहलाएगा जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे कंप्लीट। अब तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हाँ, इससे पहले एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में है ना, अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जब किसी एक करैक्टर को लेकर स्टडी करते हैं, जैसे मैंने फ्लावर कलर को लेकर स्टडी किया तो मोनो हाइब्रिड कहलाएगा वो। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के समय होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का रेशियो आता है 1:1 आता है, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में अगर क्रॉस कौन सा लिया हमने? मोनो हाइब्रिड क्रॉस लिया है, तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का रेशियो कितना है? 1:1 है। फिनोटाइपिक रेशियो कितना आया था? 3:1 आया था। जीनोटाइपिक कितना था? 1:2:1, और होमोजाइगस हेटेरोजाइगस रेशियो कितना था? 1:1 मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। अभी हमने स्टडी पूरी करी थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। अब हम स्टडी करते हैं मेंडल के सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कौन सा है मेंडल का? मेंडल का सेकंड जेनेटिक लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की स्टडी करते हैं, ठीक है। मेंडल का सेकंड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इसके लिए हम स्टडी करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। व्हेन ए क्रॉस मेड बिटवीन 2 और मोर देन 2 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, देन ईच कैरेक्टर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली टू द नेक्स्ट जनरेशन। जब हम 2 या 2 से अधिक कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर के बीच क्रॉस कराते हैं तब प्रत्येक कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए इंडिपेंडेंट होता है,
तब प्रत्येक करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होता है। ठीक है। डोमिनेंट और रेसेसिव फैक्टर ऑफ ए करेक्टर नेवर इन्फ्लुएंस द इनहेरिटेंस एंड इफेक्ट ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव फैक्टर ऑफ अनदर करेक्टर। देखिए, किसी भी करेक्टर का डोमिनेंट और रेसेसिव फैक्टर है ना, दूसरे करेक्टर के डोमिनेंट और रेसेसिव फैक्टर के ना तो इनहेरिटेंस को इफ़ेक्ट करते हैं और ना उनके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है। मेंडल के अकॉर्डिंग सभी करेक्टर है ना नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते। ठीक है। किसी भी करेक्टर का डोमिनेंट रेसेसिव फैक्टर किसी दूसरे करेक्टर के डोमिनेंट रेसेसिव फैक्टर को इफेक्ट नहीं करता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की स्टडी करते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसमें हम दो कॉन्ट्रास्ट करेक्टर लेंगे। ठीक है। क्रॉस मेड बिटवीन होमोजाइगस रेड फ्लावर टाल प्लांट एंड होमोजाइगस वाइट फ्लावर डार्क प्लांट। देखिए, हम यहाँ पे क्रॉस करा रहे हैं होमोजाइगस रेड फ्लावर है ना और टॉल प्लांट, रेड फ्लावर टॉल प्लांट, आर कैपिटल टी, इसका क्रॉस करा रहे हैं हम होमोजाइगस वाइट फ्लावर डार्क प्लांट। ठीक है। मतलब स्मॉल आर स्मॉल टी ले लेते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पे W लेना चाहें तो W भी ले सकते हैं। ठीक है। जैसे आर टी लिया, आप स्मॉल आर स्मॉल टी ले लें, या अगर आप लेना चाहें तो W स्मॉल टी भी ले सकते हैं। चलिए मैं W ही ले लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। यहाँ पे मान लीजिए हमने W ले लिया, स्मॉल आर भी ले सकते हैं, W भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस पर है। इसका गैमीट बनेगा RT, इसका गैमीट बनेगा है ना, इसका गैमीट बनेगा W स्मॉल टी। ठीक है। ये क्या है? गैमीट। और ये क्या है? जीनोटाइप, है ना। ये हमने इसका बनाया गैमीट। इनका हम क्रॉस करा देते हैं। क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए RW कैपिटल T स्मॉल टी, F1 जनरेशन। ठीक है। ये कैसे फ्लावर होंगे? ये होगा रेड फ्लावर, ठीक है, और टॉल प्लांट। होमोजाइगस रेड फ्लावर टॉल प्लांट का क्रॉस होमोजाइगस वाइट फ्लावर डार्क प्लांट से कराया। इसका जीनोटाइप है RR कैपिटल T, इसका जीनोटाइप है WW कैपिटल स्मॉल टी। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे कैपिटल W लें या स्मॉल r ले लें, आपकी डिपेंड करता है। इसका गैमीट बना RT, इसका गैमीट बना WT, है ना। मेंडल ने इसको फैक्टर कहते हैं, है ना। क्रॉस कराया RW कैपिटल T स्मॉल टी आया, रेड फ्लावर टाल प्लांट। ठीक है। ये कैसे हैं? हाइब्रिड हैं, क्योंकि इसमें दो स्पीशीज़ के करैक्टर हैं, और चूँकि दो स्पीशीज तो डाई हाइब्रिड है। ये कैसा है? ये डाई हाइब्रिड प्लांट है। ठीक है, डाई हाइब्रिड, क्योंकि इसमें एक तो है फ्लावर का कलर और दूसरा है प्लांट का साइज़। दो करैक्टर हैं, फ्लावर कलर है और प्लांट साइज़ है।
अब हम बनाते हैं गैमीट ऑफ F1 जनरेशन। देखिए गैमीट ऑफ F1 जनरेशन, गैमीट ऑफ F1 जनरेशन। देखिए पहला बनेगा R। देखिए रेड के साथ हम क्या लेंगे, पहले रेड टॉल रेड डार्क। देखिए रेड टॉल और ये हो गया रेड डार्क। फिर लेंगे हम वाइट टॉल और वाइट डार्क। ठीक है, रेड टॉल रेड डार्क, वाइट टॉल वाइट डार्क। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एक ही कैरेक्टर के फैक्टर आ, जैसे रेड और वाइट, ये नहीं होगा। रेड टॉल या रेड डार्क होगा, वाइट टॉल या वाइट डार्क होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रेड वाइट हो जाए और टॉल और डार्क हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि गैमीट कैसे होते हैं, प्योर होते हैं। अब इसका हम क्रॉस कराते हैं यहाँ पे। देखिए गैमीट कितने बने, इसमें 4 तरह गैमीट बने हैं, है ना। 4 तरह गैमीट बने तो 16 तरह की पॉसिबिलिटीज इसमें डेवलप होंगी। ठीक है, पहला क्या था, RT, R स्मॉल टी, W कैपिटल T, W स्मॉल टी। ऐसे यहाँ लिख देंगे आप, W कैपिटल T, W स्मॉल टी। ऐसे यहाँ लिख देंगे, कैपिटल R कैपिटल T, कैपिटल R स्मॉल टी। जनरेशन कौन सी है, F2। इधर हमने फीमेल पेरेंट्स और इधर हमने मेल पेरेंट्स के जीनोटाइप को दिखाया है। ठीक है, ये मेल पेरेंट के गैमीट हैं, ये फीमेल पेरेंट्स है। इनका क्रॉस करा देंगे तो R कैपिटल T आएगा। ठीक है, इसको क्रॉस कराइए, R स्मॉल टी आएगा। ठीक है, इसका क्रॉस कराइए, W कैपिटल T आएगा और फिर W स्मॉल टी आएगा। ठीक है, देखिए R कैपिटल टी, R स्मॉल टी, W कैपिटल टी, W स्मॉल टी। ये 4 होमोजाइगस हैं। मैंने सबसे पहले होमोजाइगस बनाए, ये चारों क्या हैं, होमोजाइगस हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको मिला दीजिए तो कैपिटल R कैपिटल T और स्मॉल टी, ऐसे इसको मिलाएंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल R कैपिटल T और स्मॉल टी। ठीक है, इसको मिलाइए आप। अगला नेक्स्ट RW कैपिटल T, ऐसे इसे मिलाएंगे तो हम आ जाएगा RW कैपिटल T और कैपिटल T। ठीक है, अब बीच में आएगा डाइहाइब्रिड। देखिए RW कैपिटल T स्मॉल टी, ये भी आएगा RW कैपिटल T और स्मॉल टी। ये भी आएगा RW कैपिटल T और स्मॉल टी। ये भी आएगा RW कैपिटल T और स्मॉल टी। ठीक है, अब इसको मिला के देखिए आप, ये क्या आएगा यहाँ पे, RW स्मॉल टी। ठीक है, तो ऐसे ही आ जाएगा RW स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, इसमें देखते हैं हम तो W कैपिटल T और स्मॉल टी, W कैपिटल T और स्मॉल टी। ये समझ आ गया ना। इसको मिला के लिखते हैं हम, R यहाँ से आया, ये R यहाँ से आया, कैपिटल T ये आया, स्मॉल टी ये आया। ठीक है, ये भी हमने जीनोटाइप लिखा है। अब इसको हम फिनोटाइप कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे रेड फ्लावर टॉल प्लांट था ना, तो R क्या है, डोमिनेंट। अगर हम यहाँ पे स्टडी करें पहले, देखिए यहाँ पे ये जो R फैक्टर है ये डोमिनेंट है। ठीक है, कैपिटल T क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है,
और स्मॉल टी या डब्लू ये है रेसेसिव, और स्मॉल टी क्या है, रेसेसिव। ठीक है, जब डोमिनेंट और रेसेसिव एक साथ आते हैं तो डोमिनेंट का फिनोटाइप आता है। देखिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये आर आर कैपिटल टी है, तो ये हो जाएगा रेड फ्लावर और टॉल प्लांट। ठीक है, इसमें देखिए तो कैपिटल आर डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट फैक्टर की वजह से ये रेड फ्लावर होगा। और देखिए यहाँ पे टॉल और स्मॉल दोनों फैक्टर हैं, तो लेकिन कैसे हो जाएगा, टॉल होगा, क्योंकि टॉल डोमिनेंट होता है। रेड फ्लावर टॉल प्लांट, यहाँ भी ये रेड फ्लावर होगा। रेड फ्लावर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर कैपिटल आर प्रेजेंट है और डोमिनेंट फैक्टर कैपिटल टी है, इसलिए ये टॉल प्लांट होगा। ठीक है, डाई हाइब्रिड में देखें तो देखिए ये रेड फ्लावर है क्योंकि यहाँ पे रेड डोमिनेंट फैक्टर प्रेजेंट है, और चूँकि डोमिनेंट फैक्टर टी भी है तो इसलिए ये टॉल प्लांट होगा। तो रेड फ्लावर टॉल प्लांट। इसी तरह से चूँकि ये भी सेम है तो रेड फ्लावर और ये टॉल प्लांट होगा। ये भी रेड फ्लावर और कैसा होगा, ये टॉल प्लांट। ये भी रेड फ्लावर और ये टॉल प्लांट होगा। ठीक है, इसकी स्टडी करते हैं। ये कैसा आएगा, रेड फ्लावर और ये कैपिटल टी है, तो कैसा जाएगा, ये टॉल प्लांट। ठीक है, कैपिटल आर है तो रेड फ्लावर हो गया, और कैपिटल टी है तो कैसा हो गया, ये टॉल प्लांट हो गया। ठीक है, ये कैसा होगा, देखिए रेड है चूँकि कैपिटल आर है तो रेड फ्लावर हो गया, और स्मॉल टी है रेसेसिव फैक्टर है तो ये डार्क प्लांट हो गया, डार्क प्लांट। इसी तरह से ये हो जाएगा रेड फ्लावर, क्योंकि यहाँ पे आर फैक्टर है कैपिटल आर, स्मॉल टी है तो ये हो गया डार्क प्लांट। ठीक है, ये भी हो जाएगा रेड फ्लावर। रेड फ्लावर इसलिए क्योंकि यहाँ पे आर है, डब्ल्यू रेसेसिव होता है, यहाँ पे दोनों रेसेसिव हैं इसलिए ये हो गया डार्क प्लांट। इसमें देखते हैं, ये हो जाएगा वाइट फ्लावर, क्योंकि डब्ल्यू है तो वाइट फ्लावर और टॉल प्लांट। ये भी हो जाएगा वाइट फ्लावर और टॉल प्लांट। ठीक है, ये भी कैसा होगा, वाइट फ्लावर और टॉल प्लांट। ठीक है, लास्ट वाला जो कैसा हो, ये वाइट फ्लावर है और प्लांट कैसा है, ये डॉर्फ है, डॉर्फ प्लांट। अब इसका हम निकालते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। यहाँ लिखेंगे हम फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो में देखिए आप, है ना, रेड फ्लावर टॉल प्लांट काउंट करें आपस में, तो रेड फ्लावर टॉल प्लांट कितने हैं, 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैं मार्क कर देता हूँ। देखिए रेड फ्लावर टॉल प्लांट 4 हो गए, 5 6 7 8 और 9, तो ये तो गए 9। रेड फ्लावर टॉल प्लांट 9 हो गए। अब रेड फ्लावर डार्क प्लांट देखें आप, ये रेड फ्लावर डार्क प्लांट है 1 2 और ये 3, तो रेड डार्क 3। वाइट फ्लावर टॉल प्लांट देखिए आप, तो वाइट फ्लावर टॉल प्लांट देखिए 1 2 3,
तो ये 3 हो गया। और लास्ट में बचता है ये वाला वाइट फ्लावर डार्क प्लांट। ये हुआ फिनोटाइपिक रेशियो। अब हम देखते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। देखिए जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो के लिए हम जीन कंपोजिशन देखते हैं। आर कैपिटल टी होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस हमेशा एक होता है। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होमोजाइगस, ये हाइब्रिड है, तो इसमें एक हाइब्रिड होगा ना। जब इसमें एक हाइब्रिड होगा, देखिए होमोजाइगस ये हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड हमेशा 2 होते हैं, तो 1 और 2, यहाँ लिखेंगे हम 2, चलेंगे यहाँ पे हम 2। फिर इसको देखिए आप RW स्मॉल टी, ये होमोजाइगस ये हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड ना, तो 2 होंगे। देखिए 1 और 2, मोनो हाइब्रिड हमेशा 2 होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है ये देखो डाइहाइब्रिड, ये भी हाइब्रिड, ये भी हाइब्रिड। ये RW हाइब्रिड है, T और स्मॉल t हाइब्रिड है, तो डाई हाइब्रिड हो गया ना। तो डाई हाइब्रिड मीन्स 2 2 4 हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4। यार देखिए आप RR होमोजाइगस, स्मॉल टी होमोजाइगस, ये 1 होगा। होमोजाइगस हमेशा 1 होते हैं, ठीक है। अब इसको काउंट कीजिए, देखिए ये होमोजाइगस है, ये हाइब्रिड है ना। तो हाइब्रिड 1 है ना, मोनो हाइब्रिड है, तो कितने हो जाएंगे 2, 1 और ये 2, तो 1:2, ठीक है। फिर देखिए वाला WW कैपिटल टी होमोजाइगस है, तो ये 1 होगा। यहाँ पे देखिए होमोजाइगस ये मोनो हाइब्रिड है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। देखिए WW क्या है, होमोजाइगस, और कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, हाइब्रिड। तो कितने हाइब्रिड हुए, एक हाइब्रिड बना, एक। जब एक हाइब्रिड है तो इनकी संख्या कितनी होगी 2, तो 1 और 2, ये 2 हो गया। यहाँ पे देखिए होमोजाइगस, तो ये हो गया 1। अगर हाइब्रिड मान लीजिए 1 है तो संख्या 2 है, 2 हाइब्रिड है तो संख्या कितनी हो जाएगी 4। देखिए यहाँ पे ये भी हाइब्रिड है, RW कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड, ये भी हाइब्रिड, 2 हाइब्रिड है ना। तो 2 हाइब्रिड कितने हो जाएंगे 4, 1 2 3 4, समझ में आ गया ना। होमोजाइगस हमेशा 1 होते हैं। ये सारे होमोजाइगस थे और ये डाइहाइब्रिड थे, और ये क्या है मोनोहाइब्रिड। ये मोनोहाइब्रिड है, ये मोनोहाइब्रिड है, ये मोनोहाइब्रिड है। देखिए यहाँ देखिए होमोजाइगस, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, होमोजाइगस, मोनोहाइब्रिड, होमोजाइगस, मोनोहाइब्रिड, होमोजाइगस। फिर देखिए आप होमोजाइगस, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, होमोजाइगस, मोनोहाइब्रिड, होमोजाइगस, मोनोहाइब्रिड, होमोजाइगस, ठीक है। ये मेंडल का सेकेंड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट। इसमें हमने 16 है ना, 16 प्लांट सेकंड जनरेशन में आए। अगर भी क्वेश्चन आता है कि मेंडल के सेकेंड लॉ में जो 16 प्लांट प्रोड्यूस हुए, इस 16 में है ना, 16 में रेड फ्लावर टाल प्लांट कितने थे, तो रेड फ्लावर टाल प्लांट 9 हैं, तो 9/16, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि वाइट फ्लावर डार्क प्लांट कितने हैं, तो 1/16, क्योंकि वाइट फ्लावर डार्क प्लांट 1 है, एक कितने में 16 में है ना, तो 1/16, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में रेड फ्लावर कैपिटल टी स्मॉल टी की संख्या कितनी होगी, तो 2 है ना, तो 2/16, 2/16 मीन्स 1/8, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए एक मिनट, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये कैपिटल आर और कैपिटल टी की संख्या कितनी होगी, तो 1 है ना, तो 1/16, ठीक है। कैपिटल आर और कैपिटल टी स्मॉल टी की संख्या कितनी होगी, यह हाइब्रिड है ना, तो कितनी हो जाएगी 2/16 इज इक्वल टू 1/8, ओके। इसी तरह से देखिए आप यहाँ पे RW कैपिटल टी स्मॉल टी की संख्या कितनी होगी, तो कितने 4 है ना, तो 4/16 कितने हो जाएंगे 1/4, ओके।
डब्लू स्मॉल टी संख्या कितनी होगी, देखिए डब्लू स्मॉल टी 1/16 होमोजाइगस हमेशा 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, अब देखते हैं हम इसकी आर डब्लू स्मॉल टी, तो हाइब्रिड ये तो होमोजाइगस है, तो कितनी रहेगी 2/16। मोनो हाइब्रिड में 2 गिनते हैं हम, है ना, 2 गिनेंगे इसमें हम, तो 2/16 कितना रहेगा 1/8। देखिए मोनो हाइब्रिड जो होगा 2 होगा, और डाई हाइब्रिड कितना हो जाएंगे 4, पेयर होमोजाइगस में 1। और कौन सा देखते हैं, रस वाला देखते हैं। डब्लू कैपिटल टी स्मॉल टी की संख्या कितनी होगी, देखिए ये होमोजाइगस है, ये हाइब्रिड है, तो 2/16 1/8, ठीक है। अगर हम इसकी संख्या काउंट करें डब्लू कैपिटल टी, तो देखें डब्लू कैपिटल टी होमोजाइगस है, तो 1/16 कितनी जाएगी इसकी संख्या 1/16 होगी। ये समझ में आ गया आपको ना, होमोजाइगस हमेशा 1 होता है और मोनो हाइब्रिड में 2 हो जाते हैं, ठीक है। चूँकि डाई हाइब्रिड था तो इसलिए 4/16 मैंने किया था, ठीक है। यहाँ पे आपका ये मेंडल का सेकंड लॉ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मेंडल के कितने लॉ थे, 2 लॉ थे ना, हाँ 3 नहीं है। किताबों में छोटी किताबें जो हैं 9th 10th में उसमें लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लेकिन सिर्फ 2 ही लॉ हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर एग्ज़ाम में आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करें तो आप इस वाले क्रॉस को डिस्कस करेंगे, और अगर एग्ज़ाम में आता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करें तब आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो देखिए, डाई हाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो कितना है 9:3:3:1। डाई हाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो कितना है, डाई हाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो कितना है 1:2:4:1:1:2:1:1 ये वाला, ठीक है। ये डाई हाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो है, ये डाई हाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो है, ठीक है। ये डाई हाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो है, ये डाई हाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो है। और मोनो हाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो कौन सा है 1:2:1, ठीक है। यहाँ पे ये मेंडल्स के लॉ का डिस्कशन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। मेंडल्स के लॉ के एप्लीकेशन में नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि उसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे लेक्चर को लाइक करें। थैंक यू। विश ऑल द बेस्ट।